गुड मॉर्निंग 10th स्टैंडर्ड हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हम लोग ने जब 1 जून से कक्षा की शुरुआत की थी इस वर्ष, पता नहीं था कि कैसे ये समय इतनी जल्दी बीत जाएगा कि हम अपने पाठ्यक्रम हिंदी के पाठ्यक्रम के अंतिम पाठ टोपी शुक्ला पर आ जाएंगे। बच्चों, इस कहानी के 6 भाग मैं पहले भी करवा चुकी हूँ, आप उसको देखिए। आज इस कहानी का 7वां भाग मतलब 7वां वीडियो मैं इस कहानी के ऊपर बनाने जा रही हूँ। लास्ट टाइम हमने पढ़ लिया था कि टोपी की अपने घर वालों से नहीं पटती। टोपी का सिर्फ एक ही दोस्त था, इफ़न जो मुसलमान था। उसकी दादी से पटता था और इफ़न से पटता था। बाकी अपने घर में उसे न तो दादी प्यार करती थी, न उसकी माँ राम दुलारी प्यार करती थी। और बहुत ही कठिन परिस्थितियों में एक बच्चे का बचपन बीत रहा था। तो इफ़न के पिता का ट्रांसफ़र हो गया, दादी की मौत हो गई और अब टोपी एकदम अकेला पड़ गया था। टोपी इफ़न के घर में, क्योंकि उसके पिताजी का तबादला होने के बाद कोई दूसरे कलेक्टर साहब आए और उनके बच्चे जो थे वो अंग्रेजी में ही बातचीत किया करते थे और उन लोगों की भी टोपी से नहीं पटी, लड़ाई झगड़ा हो गया। टोपी का हुआ क्या? आखिर सन 49 के बाद वो नेक्स्ट क्लास सन 52 में क्लियर कर पाया। आखिर क्यों? उस सन 50 से लेकर के सन 52 के बीच में उसके साथ क्या हुआ, मैंने यहीं पर अपना 6वां जो वीडियो था टोपी शुक्ला का, वहाँ पर स्टॉप की थी। सो एक बार बच्चों पहले आप उसे देखो, ठीक है? मैं यहाँ से ही आज चालू करूँगी। मेरा वीडियो रुका करके आप वहाँ पे पहले देख लीजिए। यहाँ पर देखिए टोपी के साथ में हुआ क्या। शुरू करती हूँ यहाँ से। नवे में तो वह सन 49 में ही पहुँच गया था, परंतु 10वें में वह सन 52 में पहुँच सका। जब वह पहली बार फेल हुआ तो मुन्नी बाबू इंटरमीडिएट में फर्स्ट आए और भैरव 6ठे में। सारे घर ने उसे जबान की नोक पर रख लिया। वह बहुत रोया। बात यह थी कि वह गाउदी यानी मूर्ख वह नहीं थी कि वह गाउदी था। वह काफ़ी तेज था, परंतु उसे कोई पढ़ने नहीं देता था। जब वह पढ़ने बैठता, मुन्नी बाबू को कोई काम निकल आता या राम दुलारी को कोई ऐसी चीज़ मंगवानी पड़ जाती जो नौकरों से नहीं मंगवाई जा सकती थी। यह सब कुछ न होता तो पता चलता कि भैरव ने उसकी कॉपियों के हवाई जहाज उड़ा डाले हैं। दूसरे साल उसे टाइफाइड हो गया। तीसरे साल वह 3rd डिवीज़न में पास हो गया। यह 3rd डिवीज़न कलंक के टीके की तरह उसके माथे से चिपक गया, परंतु हमें उसकी मुश्किलों को भी ध्यान में रखना चाहिए। सन 49 में वह अपने साथियों के साथ था। वह फेल हो गया। साथी आगे निकल गए, वह रह गया। सन 50 में तो उसे उसी दर्जे में उन लड़कों के साथ बैठना पड़ा जो पिछले साल 8वें में थे। पीछे वालों के साथ एक ही दर्जे में बैठना कोई आसान काम नहीं है। बच्चों, आज के ज़माने में खासकर ये जो CBSE, ICSE और जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं, खासकर इस तरीके वाले, वहाँ फेल नहीं किए जाते।
एसएससी बोर्ड में मैं देखती हूँ खूब धड़ल्ले से फेल कर दिए जाते हैं। लेकिन सोचो बच्चों, फेल होने के बाद एक बच्चे के मन स्थिति पर क्या बीतती है, कैसे वो अपना जीवन बिताता है पूरे 1 साल अपने पीछे कक्षा वाले के साथ, और उसके साथ के जो साथी दोस्त होते हैं वो आगे की कक्षा में निकल जाते हैं। उसके दोस्त 10वें में थे, वह उन्हीं से मिलता उन्हीं के साथ खेलता। अपने साथ हो जाने वालों में से किसी के साथ उसकी दोस्ती न हो सकी। वह जब भी क्लास में बैठता उसे अपना बैठना अजीब लगता। उस पर सितम यह हुआ कि कमज़ोर लड़कों को मास्टर जी समझाते तो उसकी मिसाल देते। क्या मतलब है, सामोतार या मोहम्मद अली बलभद्र की तरह इसी दर्जे में टिके रहना चाहते हो क्या? सोचो, जब ऐसे कहा जाता तो वो और मिट्टी में गड़ जाता था। यह सुनकर सारी क्लास हंस पड़ती थी। हंसने वाले वे होते जो पिछले साल 8वें में थे। वह किसी न किसी तरह इस साल को झेल गया, परंतु जब वह सन 51 में भी उसे 9वें दर्जे में ही बैठना पड़ा तो वह बिल्कुल गीली मिट्टी का लौंदा हो गया। बच्चों, लौंदा का अर्थ है गोलाकार, जैसे लड्डू बनाए जाते हैं, गीली मिट्टी के जैसा लड्डू जैसा वो गोल हो गया। अर्थात गीली मिट्टी, अर्थात उसको जो रूप देना चाहो, जो आकार देना चाहो दे सकते हो। उसके अंदर वो विरोध करने का या वो कड़क कठोर बन के बैठ पाना संभव नहीं होता। ऐसी परिस्थितियों से जूझने के बाद टोपी जो है वो बिल्कुल मिट्टी के जैसा, गीली मिट्टी के गोले के जैसा हो गया कि अब मतलब उसे जो मन में आए, जो चाहो, जो बोलो, जो उसके साथ में करो, वो वैसा हो जाएगा। उसके अपने अंदर की व्यक्तिगत विरोध या चेतना या क्या करना चाहता है क्या नहीं, इच्छा प्रकट करने की शक्ति नहीं रह गई थी। गीली मिट्टी का लौंदा हो गया, क्योंकि अब तो 10वें में भी कोई उसका दोस्त नहीं रह गया था। 8वें वाले 10वें में थे, 7वें वाले उसके साथ। उनके बीच में वह अच्छा खासा बूढ़ा दिखाई देता था। वह अपने भरे पूरे घर ही की तरह अपने विद्यालय में भी अकेला हो गया था। मास्टरों ने उसका नोटिस लेना बिल्कुल छोड़ दिया था। कोई सवाल किया जाता और जवाब देने के लिए वह भी हाथ उठाता तो कोई मास्टर उससे जवाब ना पूछता, परंतु जब उसका हाथ उठता ही रहा तो एक दिन अंग्रेजी साहित्य के मास्टर साहब ने कहा, 3 बरस से यही किताब पढ़ रहे हो, तुम्हें तो सारे जवाब ज़बानी याद हो गए होंगे। इन लड़कों को अगले साल हाई स्कूल का एग्ज़ाम देना है, तुमसे अगले साल पूछ लेंगे। पार साल मतलब अगले साल, नेक्स्ट ईयर वी विल आस्क यू। पार साल, नेक्स्ट ईयर, अगले साल। अगले साल, ये सवाल तुमसे अगले साल पूछ लेंगे। अब सोचो, इस तरीके से कोई मास्टर कहता तो टोपी के ऊपर क्या असर पड़ता था। टोपी इतना शर्माया कि उसके काले रंग पर लाली दौड़ गई, और जब तमाम बच्चे खिलखिलाकर हंस पड़े तो वह बिल्कुल मर सा गया। जब वह पहली बार 9वें में आया था तो वह भी इन्हीं बच्चों की तरह बिल्कुल बच्चा था।
फिर उसी दिन अब्दुल वहीद ने रिसेस में ब्रेक में वह तीर मारा कि टोपी बिल्कुल ही बिलबिला उठा। वहीद क्लास का सबसे तेज लड़का था, मॉनिटर भी था, और सबसे बड़ी बात यह थी कि वह लाल तेल वाले डॉक्टर शरफुद्दीन का बेटा था। उसने कहा, बलभद्र बलभद्र, अबे तो हम लोगन में का घुसता है, अबे तो हम लोगों में क्यों घुसता है? एड्स वालन से दोस्ती कर, हम लोग तो निकल जाएंगे, बाकी तू है तो उन्हीं सबन के साथ रहे को हुई है। हम लोग तो निकल जाएंगे, बाकी तुझे तो अगले साल उनके साथ में खेलना पड़ेगा ना, जा उन लोगों के साथ में खेल। ऐसा बोलते थे। बच्चे मजाक उड़ाते, टीचर मजाक उड़ाते, घर में भी अपना उसका कोई नहीं था। सोचो कैसी परिस्थितियों से टोपी को गुजरना पड़ा। यह बात टोपी के दिल के आर पार हो गई। उसने कसम खाई कि अब टाइफाइड हो या टाइफाइड का बाप, उसे पास होना है। परंतु बीच में चुनाव आ गया। डॉक्टर भृगु नारायण नीले तेल वाले खड़े हो गए। अब जिस घर में कोई चुनाव के लिए खड़ा हो गया हो, उसमें क्या कोई बच्चा पढ़ लिख कैसे सकता है? वह तो जब डॉक्टर साहब की जमानत जब्त हो गई, तब घर में जरा सन्नाटा हुआ और टोपी ने देखा इम्तिहान सिर पर खड़ा है। वह पढ़ाई में जुट गया, परंतु ऐसे वातावरण में क्या कोई क्या पढ़ सकता था, इसलिए उसका पास ही हो जाना बहुत था। वाह, दादी बोली, भगवान नजरे बद से बचाए। आप हमेशा देखो बच्चों, दादी जब वो बात करती है, यद्यपि खड़ी बोली हिंदी में बात करती हैं, लेकिन उनकी भाषा पूरी की पूरी उर्दू मिश्रित भाषा है। उन्होंने क्या कहा? भगवान नजरे बद से बचाएं। और यही दादी टोपी जब मम्मी को अम्मी कहता है तो वो उबल पड़ती हैं, वो रुबाब दिखाती हैं, गुस्सा करती हैं और खुद वो हिंदी उर्दू का इस्तेमाल करती है। नजरे बद से बचाए, रफ्तार अच्छी है, तीसरे बरस तीसरे दर्जे में पास तो हो गए। प्रश्न उत्तर बोध प्रश्न। बच्चों, ये आज के लिए इरफान टोपी शुक्ला की कहानी का महत्वपूर्ण हिस्सा किस तरह था? सो बताइए, इरफान टोपी शुक्ला की कहानी का महत्वपूर्ण हिस्सा किस तरीके से था? क्योंकि टोपी की जीवन में इरफान का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। उसके घर में उसे कोई प्यार नहीं करता था, सब उसे दुर्व्यवहार करते थे। इरफान ही था जो उसकी ज़िंदगी का पहला दोस्त बना और इरफान की दादी से उसे अपनेपन का एक एहसास मिला। इसलिए इरफान टोपी की कहानी का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इरफान की दादी अपने पीहर क्यों जाना चाहती थी? क्योंकि लखनवी जो थी वो क्या थी बच्चों? उनकी शादी एक मौलवी से हुआ था। वो एक ज़मींदार की बेटी थी। जब जहाँ उनके पिताजी ज़मींदार थे, उनके यहाँ खाने पीने का मतलब असामियों के घर से मलाई दूध घी से सनी हांडी आया करती थी, तो खूब लपड़ शपड़ खा लिया करती थी। उनको अपने मैके में वो खूब गाना गा सकती थी, घूम फिर सकती थी और दशहरी आम खा सकती थी। और जब ससुराल लखनऊ में गई तो उन्हें मौलवी की पत्नी बन करके मौलविन बनना पड़ता था। वहाँ वो गा बजा नहीं सकती थी। उन मौलवियों के घर में गाने बजाने की सख्त मनाही होती है। और खाने पीने की भी इतनी मतलब वो बचपन में जो खाई थी उन्होंने, मलाई खूब जमी हुई, फुल क्रीम दूध की दही,
इत्यादि के लिए वो तरस जाती थी, इसलिए वो मैके जाना चाहती थी। सो आज के लिए बच्चों बस इतना ही, इन 2 प्रश्नों के उत्तर, और 1-2 बार कहानी को और अच्छे से पढ़ के इसको सोचिए कि अगर आप इस कैरेक्टर में होते तो आप कैसे करते, है ना। आपका ये जो MA2 हो गया बच्चों, उसको आप इनेक्ट कर सकते थे। इस तरीके के जो पाठ हैं बहुत सुंदर लगता है। पहले के 10वीं कक्षा के बच्चों ने इसे किया था। कोई लड़का दादी बनता था क्लासरूम में, तो अच्छे से दादी, वही डाइनिंग टेबल वाला अभिनय तो हर बच्चा करता था। फिर उसके बाद में वो क्रिकेट वाला हाउस दैट अभिनय करता था। आज इन 2 प्रश्नों के उत्तर लिख करके तैयार रखिए। हम कल मिलेंगे और कल मैं अन्य प्रश्नों के उत्तर ले करके आपके सामने हाजिर होंगी। धन्यवाद।